वेलकम टू अनदर वीडियो। आज जो हम कार्डियक फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली जो मायोकार्डियम होता है हमारा, जो हमारी हार्ट होती है वो किसका बना होता है? मायोकार्डियम का बना होता है। ठीक है, मायोकार्डियम टिश्यू का। अब जो मायोकार्डियम टिश्यू है वो बेसिकली दो टिश्यूज़ में, मतलब उसके दो टाइप से मायोकार्डियम के। एक होता है कंट्रेक्टाइल मायोकार्डियम, कंट्रेक्टाइल मायोकार्डियम जो कंट्रैक्ट करता है और हमारी कंट्रैक्शन होती है हार्ट में। उसमें क्या है? वेंट्रिकल हैं, वेंट्रिकल का मायोकार्डियम, वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम, उसके अलावा एट्रियल मायोकार्डियम। ठीक हो गया जी। उसके बाद है स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम, स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम। जो स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम है वो होता है नोडल, इसको नोडल मायोकार्डियम भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन से आते हैं? हमारा एस ए नोड, ए बी नोड, ठीक है, उसके बाद बंडल ऑफ हिज, उसके बाद बंडल ब्रांचेस, मतलब एक लेफ्ट साइड पे होगी और एक राइट साइड पे होगी। बंडल ब्रांचेस राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे। उसके बाद होगी पुर्किंजी फाइबर्स। अब ये देखें, ये जो सारे हैं ना, ये कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट हैं, कंडक्टिंग सिस्टम। और ये जो है ऐसे नोड, ये एक्साइटरी है, मतलब ये एक हार्ट की प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिसिटी। अब ऑटोमेटिसिटी क्या है कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द हार्ट जिसकी वजह से हार्ट एक रेगुलर इंटरवल पे एक्शन पोटेंशियल आप पढ़ के हैं, वो हम पढ़ेंगे भी इसमें कैसे जनरेट होती है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है, मतलब वेव ऑफ द डिपोलराइजेशन एंड वेव ऑफ द रिपोलराइजेशन एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है जिसकी वजह से वो कंट्रैक्ट करती है हार्ट। तो मतलब ऑटोमेटिसिटी क्या है? वो खुद ब खुद विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं आएगा कहीं से, वो खुद ब खुद ऐसे नोट जो है वो फायर करेगा एक रेगुलर इंटरवल पे, और उसके वजह से जो हमारी हार्ट होगी वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिसिटी। अब इससे पहले थोड़ी एनाटमी आपको हार्ट की पता हो। ये एनाटॉमिकल डायग्राम नहीं है, फंक्शनल डायग्राम है। ठीक है, कि क्या होते हैं? दो एट्रिया होते हैं, दो वेंट्रिकल होते हैं। ये सिंपल डायग्राम है। क्या है? ये एक राइट एट्रिया है, ठीक है, और ये क्या है? सॉरी, ये लेफ्ट एट्रिया है, लेफ्ट एट्रियम है, और ये क्या है? राइट एट्रियम। ठीक हो क्या जी? अब उसके बाद दो वेंट्रिकल्स होते हैं, ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। थोड़ा आइडिया हो जाए जैसे आपको। अब क्या होता है, जो ऐसे नोड होता है वो इस पे इधर मौजूद होता है, ऐसे नोड, ठीक है, और जो ए बी नोड होता है वो इधर मौजूद होता है, ए बी नोड। उसके बाद क्या होता है कि ए बंडल ऑफ हिज होता है, ये बंडल ऑफ हिज। उसके बाद इधर से दो फाइबर, मतलब ब्रांच निकलती हैं, एक राइट ब्रांच और दूसरी लेफ्ट ब्रांच, और ये ऐसे फाइबर्स जाते हैं अंदर डीपली। ठीक है, मतलब कंडक्टिव सिस्टम क्या होगा? एक ऐसे नोड होगा, उसके बाद ये ए वी नोड होगा, ऐसे नोड, ये ए वी नोड, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? बंडल ऑफ हिज, ये दो ब्रांचेस में डिवाइड होगा, लेफ्ट ब्रांच और ये राइट ब्रांच, फिर ये डीपली वेंट्रिकल्स में चला जाएगा, पुर्किंजी फाइबर्स, पुर्किंजी फाइबर्स हो गई जी। ठीक हो गया जी। ये थोड़ी एनाटमी हो गई, जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये चीज़ें जो मैं नाम ले रहा हूँ ये कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, अब इधर से स्टार्ट करेंगे हम कि जो मायोकार्डियम होता है, जनरली जो मायोकार्डियम होता है उसमें जो एक्शन पोटेंशियल, मतलब एक्शन पोटेंशियल से पहले भी क्या होती है कि हमारी, आपको पता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है हर एक सेल में। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम करेंगे कि ये जनरली कार्डियक मसल में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे मौजूद होती है और वो कैसे प्रोड्यूस होती है कार्डियक टिश्यू में। ओके जी। अब ये समझें कि एक ये मायोकार्डियम है, एक सेल है मायोकार्डियम का। ठीक है,
अब मैं ये इधर नोट कर लें कि मैं ये नहीं ले कह रहा कि ऐसे नोड है या वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम, मैं जनरली बोल रहा हूँ क्योंकि हम जनरली पढ़ेंगे कि उसमें पहले जनरलाइज करेंगे कि जनरलाइज आरएमपी कैसे हो रही, फिर इस पहले हर एक ऐसे नोड की ए बी नोड की उनकी सेपरेट करेंगे। अब एक प्रोटीन होती है, ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन होती है, ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन होती है जो हमारी सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। वो क्या करती है, उसका फंक्शन होता है कि वो सोडियम को बाहर निकालती है और पोटाशियम को अंदर लेके आती है, ठीक है, जिसका नाम है सोडियम पोटाशियम एटीपीएस, ठीक है। अब आप पढ़ के भी आए होंगे मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी में, मैं आपको बता देता हूँ कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस है क्या। अब जैसे कि आपको पता है कि हर एक सेल जो होता है वो एक बैग ऑफ पोटेशियम होता है, मतलब कि सेल में अंदर क्या होती है, पोटेशियम ज़्यादा होती है और बाहर क्या होती है, सोडियम ज़्यादा होती है। इसको याद करने का क्या तरीका है, सेल्स आर बैग्स ऑफ पोटेशियम विच आर फ्लोटिंग इन द सी ऑफ द सोडियम क्लोराइड। मतलब क्या, सेल में क्या है, पोटेशियम ज़्यादा है और बाहर क्या है, सोडियम है, ठीक है। क्योंकि सी क्या होता है, साल्टी होता है, तो वो आप सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम ज़्यादा है और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या है, पोटेशियम ज़्यादा है। ये आप हमेशा के लिए याद कर लें कि सेल्स आर बैग्स ऑफ द पोटेशियम विच आर फ्लोटिंग इन द सी ऑफ द सोडियम, ठीक हो गया जी। अब क्या करता है, अब क्या होता है रियली में कि अब जो भी एक आयन होती है, मोमेंट्स आपने पढ़ी होंगी, एक्टिव मूवमेंट एंड द पैसिव मूवमेंट। अब जो आयन होती है वो हमेशा क्या करती है, अपने पैसिव अगर डिफाइन करेगी तो वो मतलब अपने जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, उसमें उसके अगेंस्ट नहीं, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करती है। मतलब कि अगर सोडियम बाहर ज़्यादा है, सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, तो वो क्या ट्राई करेगी कि मैं अंदर आऊँ। पोटेशियम अंदर ज़्यादा है तो वो क्या ट्राई करेगा, मैं बाहर जाऊँ, ठीक हो गया जी। क्योंकि वो हर एक आयन की अपनी पोटेंशियलिटी है कि वो अपने अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करे, ठीक है, वो चाहती है, वो उसको हम पैसिव डिफेंस बोलते हैं। बट ये क्या है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, अब देख रहे हैं कि सोडियम बाहर निकल रहा है और पोटेशियम अंदर आ रहा है, ठीक है, मतलब ये क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। क्योंकि ये सोडियम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है और पोटेशियम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ रहा है। क्योंकि पोटेशियम सेल में ज़्यादा है तो वो सेल में ये पंप क्या कर रहा है कि अंदर पोटेशियम को कर रहा है और सोडियम को बाहर फेंक रहा है। कितने सोडियम, पोटेशियम पोटेशियम करेगा, 3 सोडियम को बाहर निकालेगा, ठीक है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। तो ये किसका एग्जाम्पल है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है, ठीक होगा जी। अब इसकी वजह से क्या होता है, ये हर एक सेल में मौजूद होता है और ये एवरी टाइम काम करता है। अगर ये काम ना करे तो हमारा सेल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। अब ये काम कर रहा है तो इसका काम क्या है, 2 पोटेशियम को अंदर आ रहा है और 3 सोडियम को बाहर फेंक रहा है। तो अब देखें, आप नोट करें कि ये 2 हैं, ये 2 केटाइंस हैं, ठीक है, 2 पॉजिटिव आयंस हैं और ये 3 क्या हैं, 3 पॉजिटिव आयंस हैं। तो डिफरेंस है ना, एक पॉजिटिव आयन का डिफरेंस है। तो ये जब ये सारे सेल पे काम करेगा तो एक क्या होगी, सेल के अंदर नेगेटिविटी डेवलप होगी, क्योंकि बाहर ज़्यादा पॉजिटिव आयन जा रहे हैं तो अंदर सेल में एक नेगेटिविटी डेवलप होगी। और वो ये तकरीबन जो होता है हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, वो -4 मिली वोल्ट की देता है। सम बुक में -5 मिली वोल्ट भी लिखा हुआ है, ठीक है, जो गाइडन में लिखा हुआ आप वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये इतनी पोटेंशियलिटी देता है, इसकी वजह से इतना करंट, मतलब अब हम करंट नोट करेंगे तो इतना करंट इसकी वजह से डेवलप होता है, ठीक है। मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन प्रोटीन डेवलप करने में एक इसका रोल है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक आयन मतलब चाहती है कि वो अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करे, ठीक है, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करे। बट अगर हम सोडियम की बात करें तो जो सोडियम होती है वो परमेबल नहीं होती। जो रेस्टिंग सेल होता है, रेस्टिंग सेल में जो सोडियम की परमेबिलिटी होती है वो नहीं होती, ठीक है। तो उसकी वजह से सोडियम बाहर से अंदर नहीं आता, ठीक है, रेस्टिंग सेल में बोल रहा हूँ। रेस्टिंग सेल में जो सोडियम की परमेबिलिटी होती है वो नहीं होती। बट क्या होता है कि रेस्टिंग सेल्स आर वेरी परमेबल टू द पोटेशियम, वो पोटेशियम से बहुत ज़्यादा परमेबल होते हैं। तो उस वजह से अगर मेम्ब्रेन परमेबल है पोटेशियम से, तो क्या होता है कि जो हमारी पोटेशियम होती है, ये हमारी पोटेशियम अंदर ज़्यादा है तो पोटेशियम का क्या होगा, इफ्लक्स होगा, ठीक है। इफ्लक्स मतलब क्या, कि मूवमेंट ऑफ पोटेशियम या आयन inside the cell, from the inside of the cell to the outside in the extracellular fluid,
ठीक है, ई फ्लक्स होगा, ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम। अब ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर ज़्यादा है इसकी कंसनट्रेशन, मतलब केमिकल ग्रेडियंट है एक, और इलेक्ट्रिकल क्या है कि जो हम पॉजिटिव आयन इधर ज़्यादा हैं, और बाहर की तरफ क्या हैं जो नेगेटिव आयन्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो उस वजह से उसको खींच रही हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट पैदा हो रहा है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की वजह से पोटेशियम जो है बाहर जाएगा, अब बाहर जाता जाएगा, अब पॉजिटिव आयन्स बाहर जा रही हैं तो अंदर नेगेटिव डेवलप होती जाएगी, नेगेटिव डेवलप हो जाएगी। अब माइनस तकरीबन 85 मिली वोल्ट पे क्या होता है कि पोटेशियम की मूवमेंट इक्विलिब्रियम हो जाती है। इस वोल्टेज पे, करंट पे पोटेशियम बाहर और अंदर इक्विलिब्रियम में आ जाती है और पोटेशियम की नेट मूवमेंट जीरो हो जाती है। इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम -85 है। अब ये -85 और -5 को मिला लें हम तो -90 मिली वोल्ट तकरीबन होती है। ठीक है, अब ये जो -90 मिली वोल्ट है ये है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द कार्डियक टिश्यू। नर्व टिश्यू की सेपरेट है RMP, ठीक है, बट ये जनरल अगर हम वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम की बोल दें, वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम की बोल दें तो ये -90 है। ऐसे नोट में थोड़ी कम है, वो हम देखते हैं बाद में। -90 मिली वोल्ट हो गई। ठीक है, अब मतलब क्या, ये हमें पता चल गया कि RMP दो वजह से बनती है, एक एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम ATPase और दूसरा मेम्ब्रेन परमेबिलिटी ऑफ पोटेशियम आयन। ठीक हो गया जी। ये दो मेन चीज़ें जो डोनेट कर रही हैं RMP को, RMP डेवलप करने में। अब जो ये पोटेशियम बाहर गया था, अब फिर ये पोटेशियम जो बाहर गया है, फिर ये जो सोडियम पोटेशियम ATPase है वो अंदर पोटेशियम को लेके आएगा। ये ऐसे साइकिल चलती रहेगी और ये ऐसे हमारी RMP बनती रहेगी। ठीक है, सोडियम पोटेशियम ATPase का बेसिकली काम क्या होता है कि इट मेंटेन्स द आयोनिक ग्रेडियंट अलॉन्ग द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, वो आयोनिक ग्रेडियंट जो होता है हमारा उसको मेंटेन करता है। ठीक है, ये RMP ऐसे डेवलप हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो कैसे जनरेट हो रहा है मायोकार्डियम में, एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट हो रहा है और वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मायोकार्डियम में कैसे मौजूद है, वो ट्रांसफ़र कैसे होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें और लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।